हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2014 जीएस प्रश्न पत्र 2 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये हमारा 5 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आज जीएस पेपर 2 का पार्ट 2 होगा, क्योंकि अगर हम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा लें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेन से भी व्याख्या करेंगे तो एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम शॉर्ट में केवल प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर को देने का प्रयास करेंगे। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो मेरा ये दावा है कि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो, और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालित कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमत समय, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, आकार से प्रभावित संबंधित है, चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। किसी सरकार के कामकाज को सफल रूप से संचालित करने में कैबिनेट को आकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैबिनेट का आकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सरकारी कामकाज के प्रबंधन के लिए जितना आवश्यक हो उतना विस्तृत होना चाहिए और उतना बड़ा होना चाहिए जितना प्रधानमंत्री सक्षम रूप से प्रबंधित कर सके। हालांकि कैबिनेट के आकार और सरकार की प्रभावशीलता के बीच संबंध बहुत बहस का विषय है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम बड़े मंत्रिमंडल के लाभ के बारे में देखेंगे। एक बड़ा मंत्रिमंडल विशेष रूप से भारत जैसे विविध समाज में व्यापक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करके अधिक समावेशी निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट है, उदाहरण के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार 2004 से 14 के पास विभिन्न गठबंधन सहयोगियों को समायोजित करने और विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और राजनीतिक गुटों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा मंत्रिमंडल था। इस दृष्टिकोण ने संभावित रूप से अधिक व्यापक और विस्तृत नीति निर्माण को जन्म दिया, जिसमें प्रत्येक मंत्री के फोकस का एक विशिष्ट क्षेत्र था। अब हम बड़े मंत्रिमंडल के नुकसान के बारे में। इन लाभों के बावजूद एक बड़ी कैबिनेट कम दक्षता का कारण बन सकती है। दूसरा है, जैसे जैसे मंत्रियों की संख्या बढ़ती है, समन्वय करना और निर्णय लेना जटिल हो सकता है, जिससे जिम्मेदारी की सीमाएं
धुंधली हो जाती हैं और नीतिगत निर्णयों में देरी होती है। भारत में ऐतिहासिक उदाहरण इस चर्चा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में केवल 15 मंत्री थे, जिसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान तेजी से निर्णय लेने की अनुमति दी। भारत के संविधान में 2003 में अधिनियमित 91 संशोधन में यह निर्धारित करके बड़े आकार के मंत्रिमंडलों के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। आदर्श कैबिनेट आकार, प्रतिनिधित्व और दक्षता को संतुलित करता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल 2014-19 में यह स्पष्ट था कि जहां एक छोटे मंत्रिमंडल ने प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया, इसलिए मंत्रिमंडल का आकार और सरकारी प्रभावकारिता परस्पर संबंधित हैं। लेकिन यह राजनीतिक संदर्भ, शासन की जटिलता और प्रधानमंत्री की नेतृत्व शैली जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पहले से व्यापार, प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफ़ी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफडीआई के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफडीआई में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचना पूर्वक इसके पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में व्यापार, प्रकाशनों और सामान्य मनोरंजन चैनलों जैसे गैर समाचार मीडिया में 100% एफडीआई की अनुमति है, जबकि समाचार मीडिया में एफडीआई 26% तक सीमित है। सरकार समाचार मीडिया में एफडीआई बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। समाचार मीडिया में एफडीआई बढ़ाने के लाभ के बारे में। नंबर 1 है उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। एफडीआई में वृद्धि से समाचार मीडिया आउटलेट्स के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिल सकता है। विदेशी कंपनियां उन्नत तकनीक ला सकती हैं, जिससे समाचार कवरेज और पहुंच में सुधार होगा। दूसरा पॉइंट है वित्तीय स्थिरता। विदेशी निवेश का प्रवाह आवश्यक वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है, जिसकी कई समाचार आउटलेट्स को आवश्यकता होती है। इससे उन्हें अपने परिचालन का विस्तार करने और संभावित रूप से उनकी सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है वैश्विक परिप्रेक्ष्य। विदेशी निवेश के साथ भारतीय समाचार मीडिया अधिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इससे समाचार कवरेज की अधिक विविध श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ पैदा हो सकती है।
चौथा है रोजगार के अवसर, इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हम चलते हैं आगे। समाचार मीडिया में बढ़ती एफडीआई की हानि के बारे में समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट है संपादकीय स्वतंत्रता के लिए जोखिम। बढ़ा हुआ विदेशी निवेश संभावित रूप से समाचार आउटलेट्स की संपादकीय नीतियों को प्रभावित कर सकता है। यह उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता से समझौता कर सकता है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मानदंडों पर विदेशी प्रभाव का खतरा है। समाचार मीडिया जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विदेशी नियंत्रण संभावित रूप से इसे प्रभावित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है एकाधिकार का जोखिम। बड़े विदेशी मीडिया निगम भारतीय समाचार उद्योग पर एकाधिकार कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से स्थानीय और छोटे समाचार आउटलेटों का गला घोटा जा सकता है। चौथा है डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। समाचार मीडिया में बढ़ी हुई एफडीआई के संभावित लाभों का एक उदाहरण कॉटेज इंडिया और हाक पोस्ट इंडिया जैसे डिजिटल समाचार आउटलेट के मामले में देखा जा सकता है। वह भारत में समाचार रिपोर्टिंग में वैश्विक परिप्रेक्ष्य लेकर आए हैं और अपनी विदेशी मूल कंपनियों के कारण बेहतर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम है। उदाहरण के लिए जब बीबीसी और सीएनएन ने भारत में प्रसारण शुरू किया तो भारतीय समाज पर पश्चिमी मूल्यों और मानदंडों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं थी। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी निवेश के लाभों का उपयोग करते हुए भारतीय समाचार मीडिया क्षेत्र की वृद्धि और प्रामाणिकता बनी रहे, मजबूत नियामक तंत्र के साथ एक सूक्ष्म नीति दृष्टिकोण आवश्यक है। भारतीय समाचार मीडिया की स्वायत्तता और विविधता से समझौता किए बिना आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने वाला संतुलन बनाना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न किरायों को विनियमित करने के लिए रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना से नकदी संकट से जूझ रही भारतीय रेलवे को गैर लाभकारी मार्गों और सेवाओं को संचालित करने के दायित्व के लिए सब्सिडी की मांग करनी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र के अनुभव को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या निजी कंटेनर ऑपरेटरों को लाभ होने की उम्मीद है। इसका उत्तर हमें 200 शब्दों में देना है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारतीय रेलवे में किराए को विनियमित करने के लिए रेल टैरिफ प्राधिकरण RTA स्थापित करने का भारत सरकार का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, जिसका उद्देश्य किराया निर्धारण में पारदर्शिता और तर्कसंगतता लाना है। रेलवे के लिए एक स्वतंत्र टैरिफ नियामक प्राधिकरण का विचार सबसे पहले 2012 में डॉक्टर सैम पी त्रोदा की अध्यक्षता में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित किया गया था और बाद में 2015 में
विवेक देवराय समिति द्वारा इसे सुदृढ़ किया गया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। हालांकि इस कदम का उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे और निजी कंटेनर ऑपरेटरों सहित विभिन्न हितधारकों पर विविध प्रभाव पड़ सकता है। अब हम उपभोक्ता के बारे में समझेंगे। नंबर 1, आरटीए का गठन उपभोक्ताओं के लिए मिश्रित परिणाम वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, उपभोक्ता दृष्टिकोण से आरटीए बिजली क्षेत्र में विद्युत नियामक आयोग की भूमिका के समान मनमाने ढंग से किराया वृद्धि से रक्षा कर सकता है। हम भारतीय रेल के बारे में, भारतीय रेलवे के लिए आरटीए किराए को तर्कसंगत बना सकता है और राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित कर सकता है। एक ऐसा कदम जो इसकी वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यह बिजली क्षेत्र में नियामक निकायों की भूमिका को दर्शाता है। अब निजी कंटेनर ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। निजी कंटेनर ऑपरेटर आरटीए द्वारा लाई गई पारदर्शिता और पूर्वानुमान से लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, विवेक देवराय समिति की सिफारिशों के आधार पर एक स्वतंत्र टैरिफ नियामक प्राधिकरण भारतीय रेलवे और निजी ऑपरेटरों के बीच एक समान अवसर सुनिश्चित कर सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। बिजली क्षेत्र से सबक लेते हुए यह स्पष्ट है कि जहां नियामक सुधार पारदर्शिता और निष्पक्षता ला सकते हैं, वहीं सभी हितधारकों के बीच लाभ और बोझ के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। अब हम आरटीए के प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, रेलवे और निजी कंटेनर ऑपरेटरों को विभिन्न लाभ और हानियां हो सकती हैं। इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ संवाद और संतुलित नीतियों की आवश्यकता होगी, ताकि वे सभी के हितों की रक्षा कर सकें और रेलवे प्रणाली को अधिक प्रभावी और स्थिर बना सकें। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों मैकेनिज्म का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी में प्रकाश में मानव अधिकार मानकों को प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर NHRC की भूमिका का आकलन कीजिए। अब हम प्रश्न में जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमको उत्तर लिखना है। प्रश्न की प्रकृति को पहले हमें समझेंगे, उसके बाद ही हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने वर्ष 1993 में अपनी स्थापना के बाद से मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है जिसे संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा परिभाषित मानवाधिकारों की रक्षा और भारत के भीतर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं।
एनएचआरसी को निम्नलिखित तरीकों से न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में देखा जा सकता है। हम सबसे पहले उल्लंघनों की जांच के बारे में समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, एनएचआरसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच या तो अपनी पहल पर या शिकायतों के आधार पर करता है। पॉइंट 2 है, यह सरकार के नियंत्रण में जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानवाधिकार मानकों का सम्मान करते हैं। दूसरा है, कानूनों और नीतियों की समीक्षा के बारे में अब हम देखेंगे। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार के कार्य भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों। दूसरा पॉइंट है, उदाहरण के लिए एनएचआरसी की सिफारिशें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायक थी। अब हम जागरूकता और शिक्षा के बारे में समझेंगे। मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति बनाने में एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सलाहकार भूमिका के बारे में देखेंगे। एनएचआरसी सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच एक क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए मानवाधिकार के मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एनएचआरसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है और उनके अनुभवों से सीखता है। हालांकि एनएचआरसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे अन्य तंत्रों से अधिक समर्थन की आवश्यकता है जो सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। एनएचआरसी के पास अपनी सिफारिशों को लागू करने की शक्ति नहीं है। वह सरकार से कार्य करवाने के लिए नैतिक अधिकार और जनता के दबाव पर निर्भर है। इसे न्यायपालिका से अधिक सहयोग की आवश्यकता है, जो अपनी सिफारिशों को लागू कर सकती है, और सरकार से जिसे अनुशंसित परिवर्तनों को लागू करना होगा, इसे सिविल सोसाइटी से भी अधिक सहयोग की आवश्यकता है, जो मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाकर और उल्लंघनों की रिपोर्ट करके मदद कर सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे अन्य संस्थानों और तंत्रों से अधिक समर्थन की आवश्यकता है, जो सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूह एसएचसी के प्रवेश को सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में, सामूहिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी के आधार पर गठित स्वयं सहायता समूह एसएचजी विशेष रूप से ग्रामीण संदर्भ में भागीदारी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक नवाचार के रूप में उभरे हैं। लघु स्तरीय उद्यमशीलता को उत्प्रेरित करके, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देकर एसएचसी में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक आर्थिक अंतर को दूर करने की क्षमता है। हालांकि इन समूहों को अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने और ग्रामीण विकास
कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने में कई सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम स्वयं सहायता समूह परिचालन मॉडल के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है समूहों का निर्माण, दूसरा है उत्पाद का निर्माण और विपणन, तीसरा है सदस्यों द्वारा सामूहिक निधि में अंशदान, चौथा है ऋण देना और कौशल आधारित प्रशिक्षण। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। हालांकि ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों की पैठ अक्सर कई सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण बाधित होती है। नंबर 1 है लैंगिक असमानता। यह महिलाओं की एसएचजी में भाग लेने की क्षमता को सीमित करती है। भले ही इन समूहों का लक्ष्य अक्सर महिलाओं को सशक्त बनाना होता है। दूसरा पॉइंट है जाति व्यवस्था। निचली जातियों के सदस्यों को अक्सर भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो एसएचजी में उनकी भागीदारी को बाधित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है निरक्षरता और शिक्षा की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं में उच्च निरक्षरता दर एसएचजी के लाभों के बारे में उनकी समझ में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे वह भाग लेने में झिझक सकती हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड और मान्यताएं। उदाहरण के लिए यह धारणा कि महिलाओं को वित्तीय मामलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए एसएचजी में उनकी भागीदारी में बाधा बन सकती है। भारत में कई एसएचजी के उदाहरणों ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के बारे में। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों को शुरू में उन सामाजिक मानदंडों के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जो महिलाओं की भूमिका को घरेलू कामों तक सीमित रखते हैं। अब हम ग्रामीण तमिलनाडु में एसएचजी के बारे में देखें। तमिलनाडु में एसएचजी को जातिगत भेदभाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण राजस्थान में स्वयं सहायता समूह के बारे में। राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों के लिए निरक्षरता एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। ग्रामीण भारत में एसएचजी की पैठ बढ़ाने के लिए इन सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। इसमें एसएचजी के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बुनियादी शिक्षा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना और जाति आधारित भेदभाव से मुक्त अधिक समावेशी समाज की दिशा में काम करना शामिल हो सकता है। इन चुनौतियों पर काबू पाकर स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।